आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में जो सबसे पहला जो पॉइंट हमने स्टार्ट करना है, इसका नाम है डिफरेंशिएशन, या सिंपली वर्ड्स में डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बोलें, डिफरेंशिएशन बोलें, एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, पहले समझने पे फोकस दीजिए। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इसका एक बेसिक मतलब है रेट ऑफ चेंज। जैसे पहले मैं थोड़ा लॉजिकल समझाता हूं, फिर मैं मैथमेटिक्स पे चलूंगा। सपोज करो, मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में ही बात करूंगा। सपोज करो मैं यहां पे खड़ा हूं इस पॉइंट पे, 1 सेकंड के बाद मैंने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर 1 मीटर ट्रैवल किया। सो मैंने मूव किया 3 मीटर्स इन 3 सेकंड्स। मैंने मूव किया 3 मीटर्स इन 3 सेकंड्स। पीछे निकल जाओ बेटा। मैंने मूव किया 3 मीटर्स इन 3 सेकंड्स। इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ माय पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ माय पोजीशन इज 3 मीटर्स इन 3 सेकंड्स, राइट? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं एक पॉइंट पे हूं, मैं इस पॉइंट पे हूं, मैंने ट्रैवल किया 1 मीटर 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर 1 सेकंड में। सो मेरी पोजीशन चेंज हुई 3 मीटर्स इन 3 सेकंड्स, विच इज 1 मीटर पर सेकंड। आई कैन ऑल्सो से कि पहला 1 मीटर भी मैंने 1 सेकंड में कवर किया था, वो भी मेरी चेंज इन पोजीशन क्या हुई थी? 1 मीटर इन 1 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। लेट्स चेंज द सिचुएशन। इसी पॉइंट पे था मैं, पहले ट्रैवल किया 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर। चेंज हुआ कि नहीं रेट ऑफ चेंज? ओवरऑल चेंज 1 मीटर पर सेकंड ही रहा, बट स्टार्टिंग में कितना था? 1/2 मीटर पर सेकंड। बाद में कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब रेट ऑफ चेंज वेरी कर गया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसे चलूं, पहले कुछ, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो। गाड़ी नॉर्मली चलती है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हो तो स्पीड कांस्टेंट थोड़ी ना रहती है, कभी तेज चलती है, कभी स्लो चलती है, रेड लाइट पे रुकती है। तो किसी भी मोमेंट पे अगर आप स्पीड की बात करते हो, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड की बात करते हो, तो वो क्या हो जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सुना हुआ है ना वर्ड, इंस्टेंटेनियस, एट एनी मोमेंट, एट एनी इंस्टेंट। कहने का मतलब अगर टाइम गैप बड़ा होगा तो मेरे पास क्या आएगा? एवरेज। अगर उसी टाइम गैप को मैं छोटा कर दूं तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस। कितना छोटा? जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा। अगर मैं गैप को बड़ा रखता हूं तो मेरे पास आएगा एवरेज। अगर मैं गैप को छोटा रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस, मतलब उस टाइम की, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। ये बात समझ में आती है? टाइम गैप छोटा रखने का क्या मतलब हुआ? सपोज करो आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटर को दबा रहे हो, छोड़ रहे हो, दबा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो हर सेकंड, हर मोमेंट पे वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। तो किसी भी मोमेंट पे देखनी है तो आपको उस छोटे से टाइम इंटरवल में देखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इस छोटे से टाइम इंटरवल में, इजंट इट? तो किसी भी मोमेंट पे अगर मेरे को अपनी वेलोसिटी देखनी है तो मैं क्या करूंगा? उधर छोटा सा टाइम लूंगा कि नहीं लूंगा? बात समझ में आती है? सो अगर आप टाइम गैप को बड़ा कर देते हो तो क्या आ जाता है? एवरेज। अगर टाइम गैप को छोटा करते हो तो क्या आता है? इंस्टेंटेनियस। यही खेल है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो? अगर मैं मोशंस की बात करता हूं तो पूरे मोशन को छोटे 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 इंटरवल्स में तोड़ देते हो। वो इंटरवल्स में तोड़ना इज डिफरेंशिएशन, और वापस सबको जोड़ देना, दैट इज इंटीग्रेशन। आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूलाज मैं यूज करूंगा, वो फॉर्मूलाज के प्रूफ्स आप मैथ्स में करोगे। मैथ्स में चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें आप करोगे। अभी मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स फॉर्म में। नोबडी राइट्स, समझेंगे पहले इसको ध्यान से, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। सपोज मेरे पास y लिखा मैंने 3x के बराबर,
पहले अभी मैंने आपको रियल लाइफ सिचुएशन में एक्सप्लेन किया, अब मैं उसी चीज को मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। y 3x है सपोज, मतलब x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y कितना हो जाएगा 0, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना हो जाएगा 3, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना हो जाएगा 6, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना हो जाएगा 9। मानते हो कि नहीं? अब जरा ध्यान दो, मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, इसका मतलब होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन x। अगर मैं x को चेंज कर रहा हूं तो y कितनी तेजी से बदल रहा है, दैट इज the rate of change of y with respect to x. So if I am changing the value of x, how much the value of y is changing? That is rate of change. If I am changing the value of x, how much the value of y is changing? Now in this situation which I have written, in this interval, what is the rate of change? y में कितना चेंज आया 3 का, x में कितना चेंज था 1 का, x में कितना चेंज था 1 का, y में कितना चेंज था 3 का, dy चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया 3। इस इंटरवल में देखो 3/1 लिख देता हूं ताकि 3, इधर x में फिर y में फिर से कितना चेंज आ रहा है 3 का, x में कितना चेंज आया 1 का, तो इधर भी रेट ऑफ चेंज कितना हो गया 3/1। इधर x में कितना चेंज आया 1 का, y में कितना चेंज आया 3 का, इधर भी रेट ऑफ चेंज क्या हो गया 3/1। तो रेट ऑफ चेंज इस वाले एग्जांपल में कितना हुआ 3/1 3/1 3/1। आप टोटल में भी देखोगे तब भी सेम आएगा, टोटल में देखो कितना आएगा, x में कितना चेंज, y में कितना चेंज है 9 का, x में कितना चेंज हुआ 3 का, 9/3 कितना हुआ 3। सेम आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है। x0 y0 x1 y3 x2 y6 इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। 10th में पढ़ी थी ना स्ट्रेट लाइन। आप खुद सोचो, यहां पे आप जितना x लोगे ये x में चेंज हुआ, कोरोस्पॉन्डिंग चेंज इन y ये हुआ कि नहीं हुआ? आप आगे जाओगे इतना ही x में चेंज देखोगे, कोरोस्पॉन्डिंग चेंज इन y फिर से सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर आएगा। चेंज इन x चेंज इन y सेम होगा। अब आप चाहे इंटरवल छोटा कर लो, आप इंटरवल को छोटा कर दो तब भी चेंज सेम रहेगा, दिस अपॉन दिस सेम रहेगा। आप इधर देखो 1 सेकंड का रेट देखा था तो भी 3 आ रहा था, 3 सेकंड का देखा तब भी 3 आया। बट सिचुएशन बदल जाती है अगर मैं इक्वेशन लिख देता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y कितना आएगा, x को 1 डालता हूं y कितना आएगा, x को 2 डालता हूं y कितना आएगा 8, x को 3 डालो y कितना आया 27। मतलब इधर रेट ऑफ चेंज कितना हुआ 1, इधर रेट चेंज कितना हुआ 4, 4 नहीं 7/1। इधर रेट ऑफ चेंज कितना हुआ 19/1। हां कि ना? मतलब रेट एट विच y इज चेंजिंग, वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो कांस्टेंट नहीं है। इसका ग्राफ बना के देखते हैं, y और x। देखो इधर x0 y0 x1 y1 x2 y8 3 y27, यूं चला जाएगा ग्राफ। मतलब आप खुद देखो, अगर आप इधर एक इंटरवल लेते हो, x में इतना चेंज तो y में इतना चेंज, आगे जाके सेम x का इंटरवल लो, y में ज्यादा चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम चेंज इन x पे y का चेंज बढ़ गया।
इस रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x. डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज. डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज. यह बात समझ में आती है? सो स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x, उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा y बाय डेल्टा x. अब सपोज कर्वेचर ऐसे होता, सपोज ग्राफ इस तरह से वेरी कर रहा होता, थोड़ा और दूसरा करता हूं. सपोज ग्राफ में वेरिएशन ऐसे होता. अब अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, आप यहां पे ये लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हो. अगर आप इधर इतना ही गैप लोगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? कर्वेचर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब अगर आपको इस मोमेंट पे देखना है तो आप क्या चाहोगे कि ये गैप जितना छोटा उतना अच्छा, क्योंकि जितना गैप आप छोटा लोगे उतना ये स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? मतलब फॉर रेट ऑफ चेंज एट एनी इंस्टेंट ऑफ x, किसी x के किसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, वो आप ऐसे लिखते हो डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो लिखते ही हो, साथ में लगा देते हो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो. इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू जीरो. है dy डेल्टा y बाई डेल्टा x ही है. बट अगर किसी मोमेंट पे देखना है तो आप क्या करोगे? गैप को क्या करोगे? जितना छोटा. आ जाओ अपने उसी एग्जांपल पे जो मैंने स्पीड वाला भी एक्सप्लेन किया था. अगर मैंने बोला मैं आपके हाथ में मेरा रिमोट है, मैं आपके रिमोट से चलता हूं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, पॉज कर दिया आपने, 2.1 प्ले 1 पे फिर पॉज कर दिया, तो 0.1 सेकेंड में मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दैट डिस्टेंस अपॉन दैट स्पीड, दैट टाइम क्या हो गया? मेरी स्पीड हो गई उस 0.1 सेकेंड में. वो भी इंस्टेंटेनियस नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है उस 0.1 सेकेंड में बढ़ रही हो या कम हो रही हो. अगर इंस्टेंटेनियस देखना है तो वो जो टाइम होगा वो कैसे होगा? आपने मेरे को किया पॉज, प्ले पॉज, 0.000000001 सेकेंड में अगर आप देखो तो वो लगभग उस मोमेंट की स्पीड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? खुद सोचो, 1 आवर में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो क्या हो गया? 1 आवर का एवरेज. आधे घंटे में करूंगा तो हाफ आवर का एवरेज, 5 मिनट्स करूंगा तो 5 मिनट्स का एवरेज, 1 मिनट करूंगा तो 1 मिनट का एवरेज, 1 सेकेंड करूंगा तो 1 सेकेंड का एवरेज, 1 सेकेंड का एवरेज. इंस्टेंट तो अभी भी नहीं होगा. इंस्टेंट कब होगा? उस मोमेंट पे. मोमेंट, वो मोमेंट का मतलब कि जो आपको टाइम गैप होगा वो इतना छोटा करना होगा, इतना छोटा करना होगा, इतना छोटा करना होगा, इतना छोटा करना होगा कि लगभग जीरो हो जाए. इसीलिए लिखा अप्रोचेस टू जीरो. इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट इज अप्रोचिंग टू जीरो. इट इज वेरी क्लोज टू जीरो. इसको हम लिखते हैं dy बाई dx. तो डेल्टा और d में क्या फर्क है? डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज, d स्टैंड्स फॉर नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज. सो डेल्टा y बाई डेल्टा x आपको रेट ऑफ चेंज देगा एवरेज, dy बाई dx देगा रेट ऑफ चेंज इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे. आई बात समझ? तो अगर आपका गैप बड़ा है तो उसको क्या लिखोगे? डेल्टा y बाई डेल्टा x. गैप छोटा है तो उसे लिखोगे dy बाई dx. सो अभी बेसिक ध्यान क्या रखो, आप खुद बताओ मेरे को. अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद टाइम, क्या होगा ये? रेट एट विच माई पोजिशन इज चेंजिंग विद टाइम, क्या होगा ये? स्पीड या वेलोसिटी. माई पोजिशन, मेरी स्पीड, मेरा पोजिशन कितनी तेजी से चेंज हो रहा है. 1 सेकेंड में मैंने 1 मीटर ट्रैवल किया, अगर मैं उसी 1 सेकेंड में 50 मीटर ट्रैवल करूं तो मेरी स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई?
तो रेट एट विच माई पोजिशन इज चेंजिंग, दैट इज वेलोसिटी। यहां पे मेरा यूज होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कैलकुलस में, कैलकुलस पूरा यूज होगा। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। सुना है ना नाम, रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। कहने का मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में वेलोसिटी होगा dx बाई dt और एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ये होगा क्या, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, ये अगले चैप्टर में डिटेल में यूज होगा। अभी सिर्फ आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। सो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, किसी मोमेंट पे देखना हो तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल आप क्या करोगे, छोटा। टाइम इंटरवल छोटा करने का मतलब आप क्या यूज करोगे, डेरिवेटिव्स। आ गई बात समझ, क्लियर, पक्का, श्योर? प्लीज इसको लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं। इस पे बेस्ड मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो है, अब इसका मैथमेटिकल यूजेज करते हैं। लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज समझने पे ध्यान देंगे, कौन कौन से फॉर्मूला हैं, किस तरह इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना आज सीखना शुरू करेंगे, संडे खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। पहले आज आ जाते हैं बेसिक फॉर्मूलाज पे। पहला फॉर्मूला, अगेन प्रूफ सबके आप मैथ्स में करोगे, जितने भी फॉर्मूलाज मैं यहां लिखूंगा सबके प्रूफ मैथ्स में है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, अगर कहीं हो, लिखने का टाइम मिलेगा, प्लीज ध्यान देंगे सब लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसको आप अप्रोच कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे। एक्स टू पावर एन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट, इसका यह मतलब हुआ। एक्स इज अ वेरिएबल, एन इज अ कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 6, सो एक्स इज अ वेरिएबल, 6 इज अ कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या है ऊपर, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, सो 6 एक्स टू पावर 6 माइनस वन। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है, अगर आपको ये इस फॉर्मेट में दिया हो, डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर एन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिलेशन, एन टी टू पावर एन माइनस वन। बस ध्यान क्या रखना है, ये मैच होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और जो वेरिएबल है, ये मैच होना चाहिए, तब तक ये चलेगा। जब तक ये मैच हो रहा है तब तक चलेगा। सिमिलरली डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू पावर एन, फॉर्मूला होगा एन वाई टू द पावर एन माइनस वन। कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तब ये चलेगा। जैसे क्वेश्चंस और देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 4, सेम रिलेशन लगेगा, एन की जगह क्या आ गया अब 4, रिश्ता क्या कहलाएगा, 4 टी टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 3। सिमिलरली सपोज मेरे पास होता है डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर माइनस 6, अब n की जगह क्या आ गया, -6। फॉर्मूला क्या बनेगा, n x टू द पावर n माइनस 1। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कांस्टेंट होना चाहिए सिर्फ। d बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 7/4, n की जगह क्या आ गया, 7/4। क्या रिलेशन बनेगा, n t टू द पावर n 7/4 माइनस 1 कितना हुआ, 3/4। कोई प्रॉब्लम नहीं, श्योर, समझ में आ गई बात। और एग्जाम्पल, सपोज आपके पास होता
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। सिर्फ x लिखा है, मतलब x की पावर कितनी हो गई? 1। क्या फॉर्मूला बना? 1 x टू द पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 आजकल क्या होता है? 0। x टू पावर 0 क्या हो गया? 1। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, होता नहीं है, dx dx कट गए, कटते नहीं वो, dx इज नॉट अ सिंगल टर्म। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी मैं लिख रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर मैं चेंज करता हूं तो ये x टू पावर n कितनी तेजी से बदलता है। अगर मैं x को चेंज करता हूं तो x टू पावर n की वैल्यू कितनी तेजी से बदलती है, वो ये मतलब हुआ। जैसे और एग्जांपल, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? x टू पावर कितना? हाफ। क्या फॉर्मूला बनेगा? हाफ x टू पावर हाफ माइनस 1। ये डिनोमिनेटर में आके रूट बन जाएगा। इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ? x टू पावर कितना? माइनस 1। ऊपर जाके माइनस 1 हुआ, सो d बाई डी एक्स ऑफ ये हुआ मतलब x टू पावर माइनस 1। फॉर्मूला बना n x टू पावर n माइनस 1, रिलेशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसी में अगर यही सपोज मेरे पास होता d बाई डी टी ऑफ t, तो वो कितना हो जाता? 1। इसी को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, d बाई डी टी ऑफ रूट टी, फॉर्मूला होगा 1 बाय 2 रूट टी। d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी, फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर? तो मेजर फॉर्मूला है ये वाला। इसकी वेरिएशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो 3 मैंने लिखे, ये एज अ फॉर्मूला याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। दोबारा कौन कौन से हैं? पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n। क्या रिलेशन? n x टू द पावर n माइनस 1। x की जगह t हो तो d बाई डी टी ऑफ t टू पावर n, फॉर्मूला n t टू पावर n माइनस 1। नो प्रॉब्लम? श्योर? फॉर्म लगा सकते हो। इसके जो 3 फॉर्मूलाज जो आपको याद करने हैं एज अ क्वेश्चन, जो फॉर्मूलाज की फॉर्म में याद करने हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x वो क्या होता है? 1, यानी d बाई डी टी ऑफ t वो क्या होता है? 1। दूसरा रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, रूट t का करोगे t की टर्म्स में तो 1 बाई 2 रूट t, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई टी का डेरिवेटिव डी टी की टर्म्स में कितना हुआ? माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? अगर अभी मैंने कौन से कर रहा हूं? मैं वेरिएबल सेम ले रहा हूं। ये x है तो ये भी x है, ये t है तो वो भी t है, ये x है तो ये सब जगह x चल रहा है, पूरे में t चल रहा है। अभी पहली 2 क्लास में यही चलेगा, तीसरी में वेरिएबल भी मिसमैच कराएंगे, ठीक है? प्लीज इतना लिखो पहले। ये पहला फॉर्मूला है, लिखिए इसको। ध्यान दो, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहां पे dt था तो राइट साइड पे t आना चाहिए था, करेक्शन कर लो। ये t टू पावर माइनस 7 भावनाओं में बह गया था। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर होता तो x आता, t है तो t की पावर आएगा। और देखिए ये तो पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला लिखना नहीं बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ये हमेशा क्या होगा? डेरिवेटिव का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बोला मैंने? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। किसी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, कभी चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होगा? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0। किसी के रिस्पेक्ट में भी कर लो, किसी को भी इज्जत दे दो, d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा? 0। जब भी कोई अकेला कांस्टेंट दिखेगा वो मारा जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं d बाई डी टी ऑफ 5, ये कितना होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ पाई स्क्वायर कितना होगा? 0। पाई इज अ कांस्टेंट, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, फर्क तो नहीं पड़ता। इसी तरह सपोज मैंने लिखा d बाई डी टी ऑफ e टू पावर 4, e इज अ कांस्टेंट। e क्या होता है? एक्सपोनेंट, याद है?
क्या वैल्यू होती है 2.71 के आसपास, है तो फिक्स वैल्यू, उसका पावर 4 वो भी कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जब तक वेरिएबल नहीं आता तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो कौन सा था, वो था वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट, और ये क्या है, कांस्टेंट है सिर्फ, तो इसीलिए फॉर्मूला नहीं लगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ये जो पहले दो लिखे मैंने, फर्स्ट पिछले पेज पे और सेकंड ये वाला, फिजिक्स में 95% क्वेश्चंस में ये दो लगेंगे, 95% क्वेश्चंस में ये दो लगेंगे। कुछ बचे हुए 5% में, बचे हुए 5% में से ये ज्यादातर, बचे हुए 5% में ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले लगेंगे। d/dx ऑफ साइन एक्स, इसका होता है cos x, प्रूफ आप मैथ्स में करोगे, यही चीज आप t में भी लिख सकते हो, d/dt ऑफ साइन t लिख दूं अगर मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t। इसी तरह से d/dx ऑफ cos x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। d/dx ऑफ tan x, इसका फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर x। d/dx ऑफ cot x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। d/dx ऑफ सीकेंट x, ये होता है सीकेंट x tan x। d/dx ऑफ कोसेक x, ये होता है माइनस कोसिकेंट x cot x। अभी आपको याद करने पड़ेंगे 6 फॉर्मूलाज ये ट्रिग्नोमेट्री के। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ज्यादातर यही चलेगा, ज्यादातर मतलब आप लगाओ वो 5% में से 4% तो यही बार लगेगा, 1% कभी ये लग जाए तो लग जाए, ठीक। सेम को आप टी की टर्म्स में भी लिख सकते हो ना, ठीक। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक के। कौन से बताए अभी, पहला कौन सा, x टू पावर n, क्या फॉर्मूला, n x टू द पावर n माइनस 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तीसरा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सिक का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस में यूज करोगे याद हो जाएंगे। इसके अलावा वो फॉर्मूलाज जो बहुत कम यूज होते हैं 0.1%, वो है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, बहुत कम, बहुत ही कम, d/dx ऑफ log x। बेस कुछ नहीं लिखते तो बेस कौन सा होता है, e, नेचुरल लॉग, ये क्या हो जाएगा 1/x। ये बेसिकली है क्या, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, कितना होगा 1/x। इसका दूसरा भाई, अगर नेचुरल लॉग ना हो, लॉग कुछ और बेस हो, तो ये हो जाएगा 1/x log b, 1/x log b, where b is base other than e and b जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, b जो होगा वो 0 से बड़ा होगा एंड b 1 के बराबर नहीं होगा। ये तो बताया था ना मैंने, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये लॉग में एक्सप्लेन किया था मैंने। ये बहुत कम यूज होंगे, बहुत ही कम, मतलब एक्सट्रीम कम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला d/dx ऑफ log टू द बेस 3x, फॉर्मूला बनेगा 1/x log 3। log 3 लिखेंगे तो बेस e हो गया, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log टू द बेस 3e/x। प्रॉपर्टी याद है ना, log टू द बेस ab लिखो, ये 1/log टू द बेस ba हो जाएगी। क्यों, ये क्या होता है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, log b by log a, और ये क्या हो गया log a by log b। एक है log b by log a, एक है log a by log b, एक दूसरे के पुट्ठे होते हैं कि नहीं होते। सो जब आप ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे आया ये रिश्ता कैसे आया, log टू द बेस a b को मैंने क्या लिखते हैं, log b by log a, और log टू द बेस b a को क्या लिखोगे, log a by log b। दोनों एक दूसरे के रिवर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये वहां से बना।
और लास्ट फॉर्मूला जो बहुत ही कम यूज होगा, ये दोनों इस पेज वाले सबसे कम यूज होते हैं। ये फॉर्मूला कौन सा है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, ये होता है ई टू पावर एक्स, कोई चेंज नहीं। ये जो ई टू पावर एक्स है ये किस फॉर्मेट का हो गया? ये हो गया कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। सबसे पहला कौन सा था? वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट। ये है कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल। अगर ये ई के अलावा कोई और हो तो होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए। जैसे सपोज आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू पावर एक्स करना है, ये हो जाएगा 5 टू पावर एक्स लॉग 5। समझ में आया? ये होता है लॉग 5 टू पावर एक्स लॉग 5। क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? ये फिर से बोल रहा हूं, इसमें गलती से भी वो मत करने देना एक्स 5 की पावर एक्स माइनस 1 ना ऊना चौलबे। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट नहीं है। वो किस में चलता है? वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट में। ये कौन है? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। समझ में आ गई फॉर्मेट? सो पहले 2-3 तो क्लियर थे। जो लर्निंग वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। लॉग का लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, लॉग टू द बेस ए एक्स का 1 बाय एक्स लॉग ए, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग ए। दिल से याद होने चाहिए सारे फॉर्मूलाज। प्लीज इसको लिख लीजिए, फिर हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। आगे देख लो पहले। अब इसके रूल्स कैसे यूज करना है, इसको डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहला रूल है, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन हो, अकेला कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हो और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। अकेला x क्यूब होता तो फॉर्मूला है, 5 साथ में है तो 5 को बाहर ले जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। फॉर्मूला लगाइए, 5 बाहर, n x टू द पावर n माइनस 1। अकेला कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। फंक्शन के साथ होगा तो डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। रिजल्ट आया 15x स्क्वायर। सपोज मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ 70, तो 7 बाहर आ गया, क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ टी। टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। रिजल्ट कितना आया? 7। सपोज मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ 4 साइन टी, तो 4 बाहर आ जाएगा और साइन टी को आप डिफरेंशिएट कर दोगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। रिजल्ट आ गया 4 कॉस टी। समझ में आई बात? तो ये x या t दोनों में चलेगा। सपोज आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x टू पावर 7, 6 बाहर आया, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 7, फॉर्मूला हो गया 7x टू द पावर 7 माइनस 1। रिजल्ट आया 42x टू पावर 6। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, अगर आपके पास दूसरा रूल आज का आखिरी, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अनदर फंक्शन हो, तब आप इसमें सिंपली ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। तब आप सिंपली ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। एफ एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट ओपन हो सकता है। जैसे ध्यान दो, जैसे ध्यान दो, सपोज आपके पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। करो अलग अलग, ब्रैकेट खोल सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4।
6 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं अभी स्टेप्स पूरे लिख रहा हूं। 3 बाहर आ गया, अकेला कांस्टेंट था, एक्स का डिफरेंशिएशन, और 4 अकेला कांस्टेंट मारा गया। फॉर्मूला लगाओ, 6 इंटू 2x 3 इंटू 1, रिजल्ट आया 12x माइनस 3। ठीक, सपोज आपके पास होता d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। क्या करें, आइडेंटिटी लगाएं पहले। d बाई डी टी ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो। ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हुआ d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ t टू पावर माइनस 2 प्लस d बाई डी टी ऑफ 2। अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना हुआ, 0। अकेला कांस्टेंट मारा जाता है, डेरिवेटिव उसका कितना हुआ, 0। सॉल्व कीजिए, टी स्क्वायर का 2t, इसका हुआ माइनस 2 t टू पावर माइनस 3, और कांस्टेंट का कितना हुआ, 0। रिजल्ट आया 2t माइनस 2 बाय टी क्यूब। मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना। फॉर्मूला याद हो, अप्लाई सिंपली करना है। ठीक, अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो ईशी दीदी ने पूछा था। ईशी एक बात सुन बेटे, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। जो सबसे पहले बेटे मैंने किया y इक्वल टू 3x। अगर आप y इक्वल टू 3x को सोचते हो, ध्यान देना बेटा, ये कॉमिक्स में ऐसे ही सोचते हैं ना यू, y इक्वल टू 3x को अगर आप सोचते हो, इसको बेटा डिफरेंशिएट करूं अगर मैं dy बाई डी एक्स, वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। मानती है बेटा? yes, कितना हुआ, 3 हुआ। 3 क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज है 3, y नहीं है 3, y तो 3x था, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका रेट ऑफ चेंज कितना आ गया, 3, विच इज अ कांस्टेंट। सो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें रेट ऑफ चेंज क्या था, कांस्टेंट था कि नहीं था बेटे? ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब वो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्लाउड बना लेते हैं सोचने वाला। y इक्वल टू एक्स क्यूब था, अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूं, मेरे पास आता है 3x स्क्वायर। मतलब यार रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंडेंट है, x पे। जब x 1 होगा तो रेट ऑफ चेंज 3 होगा, जब x 2 होगा तो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, 12। x 3 हुआ तो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, 27। तो रेट ऑफ चेंज भी चेंज होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? उसमें यही किया था ना बेटे, ठीक है ना। सो रेट ऑफ चेंज इस सिचुएशन में, रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट। और जो फर्स्ट वाला लिखा है इसमें रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। ठीक बेटा, यही डाउट था आपका? ठीक है, समझ में आ गया सबको? अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक मुझे जितने फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं ये अच्छे से याद चाहिए, एक एक पॉइंट इसका याद चाहिए, ठीक है? कौन सा? वो प्रोडक्ट रूल लगता है, वो आगे बताऊंगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकती है, डोंट वरी। अभी हमने ये 2 रूल करे हैं, इसके आगे के जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या रूल होगा, जब डिवाइड होगा तो क्या रूल होगा, वो अगली क्लास में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।